सल्मा लेगरलोफ की लिखी क्लासिक कहानी द रैट ट्रैप के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्लास 12 की ये वो कहानी है जो इंसानी फितरत और भावनाओं को एकदम गहराई से छूती है। ये विश्लेषण काफ़ी सिनेमैटिक और इमोशनल होने वाला है, तो चलिए सीधा कहानी में डाइव इन करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये सारी दौलत, खुशियां, बड़े बड़े घर, अच्छा खाना, ये सब कुछ असल में सिर्फ एक बहुत बड़ा जाल हो। एक ऐसा जाल जो हमें फंसाने के लिए बिछाया गया है। हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसे फेरी वाला या रैट ट्रैप सेलर कहा गया है, बिल्कुल यही मानता है। वो रोज अपने हाथों से चूहेदानियां बनाता है और उन्हें बेचता है, लेकिन जिंदगी की ठोकरों ने उसके नजरिए को बहुत ही डार्क और कड़वा बना दिया है। ठीक है, तो इस रैट ट्रैप मेटाफर यानी चूहेदानी वाले रूपक को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। वो फेरी वाला जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, गाल धसे हुए हैं और जो रोज बस अपनी भूख से लड़ रहा है, वो इस पूरे इंसानी समाज को कैसे देखता है। उसका मानना है कि ये दुनिया कुछ और नहीं, बस एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। जैसे चूहे को फंसाने के लिए पनीर या मीट का टुकड़ा रखा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया लोगों को दौलत, घर और खाने का लालच देती है। और जैसे ही कोई इस लालच को छूने की कोशिश करता है, बूम, सब कुछ खत्म, जाल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो समझ लीजिए कि चारा डाल दिया गया है। सामने रखा ये सिर्फ एक लोहे का पिंजरा नहीं है, ये पूरी कहानी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जब भी उस फेरी वाले को कोई अच्छा खाना, रहने की जगह या पैसा ऑफर किया जाएगा, तो वो बिल्कुल इसी पिंजरे में रखे हुए पनीर के टुकड़े जैसा ही होगा। ये आगे आने वाले एक बड़े खतरे का सीधा सीधा हिंट है। सेक्शन 1, द क्राफ्टर एंड द टेम्पटेशन, यानी अकेलापन और एक बहुत ही खतरनाक चारा। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शाम काफी अंधेरी है। वो अकेला और ठंड से कांपता हुआ फेरी वाला एक सड़क किनारे बनी छोटी सी कुटिया का दरवाजा खटखटाता है। ये कुटिया एक बूढ़े क्राफ्टर की है। अब इस क्राफ्टर का कैरेक्टर ना बहुत दिलचस्प है। वो बहुत अकेला इंसान है, ना उसकी कोई पत्नी है ना बच्चे। इसलिए जब फेरी वाला दरवाजे पर आता है तो वो बहुत खुश होता है कि चलो बात करने के लिए कोई तो मिला। वो बहुत जेनरस है, आसानी से भरोसा कर लेता है। वो उस फेरी वाले को गरम दलिया खिलाता है, तंबाकू देता है और उसके साथ ताश भी खेलता है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अपनी खुशी में वो फेरी वाले को अपनी 30 क्रोनर की कमाई दिखा देता है, और अनजाने में ही सही ये 30 क्रोनर उस भूखे फेरी वाले के लिए एक खतरनाक चारा बन जाते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था। अगली सुबह दोनों आदमी एक साथ कुटिया से निकलते हैं और अपनी अपनी राह चले जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन वो फेरी वाला जिसे कल रात इतनी अच्छी मेहमान नवाजी मिली थी, सिर्फ आधे घंटे बाद उसी खिड़की के पास लौट कर आता है जहां पैसे टंगे थे। वो दरवाज़ा नहीं खोलता, वो सीधे खिड़की का शीशा तोड़ता है, हाथ अंदर डालता है और वो 30 क्रोनर वाला पाउच चुराकर अपनी जेब में रख लेता है। ये पल फेरी वाले के लालच को एकदम साफ दिखाता है। सोचिए, वो कितनी आसानी से उसी जाल में गिर गया जिसका वो खुद मजाक उड़ाया करता था। सेक्शन 2, ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, अपने ही बिछाए जाल में कैद हो जाना। पैसे चुराने के बाद फेरी वाले को लगता है कि अगर वो मेन रोड से गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए वो रास्ता बदलकर घने जंगल में घुस जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, वो बड़ा और कंफ्यूजिंग जंगल एक भूल भुलैया बन जाता है। वो चलता रहता है, रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार जंगल के उसी हिस्से में गोल गोल घूमकर वापस आ जाता है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं और तब अचानक उसे अपना वही रैट ट्रैप वाला विचार याद आता है। पूरा जंगल उसके चारों ओर एक अभेद्य जेल की तरह बंद हो गया था। ये वो मोमेंट है जहां वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब तो मौत तय है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो फाइनली अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। सेक्शन 3, द रैम्सो आयरन वर्क्स एंड द आयरन मास्टर, एक ऐसी गलती जो कहानी पलट देती है। जंगल में जब उसने हार मानकर अपना सिर जमीन पर रखा था तो उसे एक रेगुलर आवाज सुनाई दी, थंप थंप थंप। ये पास के कारखाने से आ रही भारी हथौड़े की आवाज थी। उसी आवाज के सहारे वो राम्सो आयरन वर्क्स के अंदर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है आयरन मास्टर से, जो उस कारखाने का सख्त मालिक है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी पहचान की गलती हो जाती है। भट्टी की उस कम रोशनी में आयरन मास्टर उस फटे हाल फेरी वाले को अपना एक पुराना फौजी दोस्त कैप्टन निल्स ओलोफ समझ लेता है। वो तुरंत उसे अपने साथ घर चलने और क्रिसमस सेलिब्रेट करने का न्योता देता है। लेकिन फेरी वाला अंदर से बुरी तरह कांप रहा है। भाई, उसकी जेब में तो चोरी के पैसे हैं।
आयरन मास्टर के इतने बड़े घर जाना उसके लिए जानबूझकर शेर की मांद में जाने जैसा था, इसलिए वो बहुत घबराकर बार बार मना कर देता है। सेक्शन 4 एडलास काइंडनेस एंड क्रिसमस। यहां से कहानी में सहानुभूति और गर्माहट की एंट्री होती है। और ये चीज दोनों किरदारों के फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है। जब फेरी वाला किसी भी तरह नहीं मानता तो आयरन मास्टर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक बग्गी आकर रुकती है और कहानी में एंट्री होती है एडला विल्मनसन की, जो आयरन मास्टर की बेटी है। अब पिता और पुत्री के स्वभाव के बीच का जो अंतर है ना, वो यहाँ एकदम क्लियर है। एक तरफ आयरन मास्टर है जिसकी मेहमान नवाजी एक शर्त पर टिकी थी कि फेरी वाला उसका पुराना दोस्त है, वो सिर्फ बाहरी दिखावे और प्राइड पर फोकस करता है। दूसरी तरफ है एडला। एडला बहुत ही तेज नजर वाली है। वो उस आदमी को देखकर तुरंत समझ जाती है कि इसने शायद कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा है। फिर भी वो एक परेशान और दुखी इंसान के लिए बिना किसी शर्त के हमदर्दी दिखाती है। उसका ये स्वभाव बहुत ही दयालु और माफ कर देने वाला है। एडला के शब्द इस कहानी की असली आत्माएं हैं। वो कहती है, मैं चाहूंगी कि वो यहां हमारे साथ शांति का एक दिन बिताए, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। जब उसके पिता बाद में उस फेरी वाले को घर से निकालना चाहते हैं ना, तब एडला का यही जवाब होता है। ये शब्द उस फेरी वाले के सख्त और कड़वे दिल को पूरी तरह पिघला देते हैं। वो इंसान जिसे जिंदगी भर हमेशा हर जगह से दुत्कारा गया हो, इस निस्वार्थ दयालुता को देखकर इतना इमोशनल हो जाता है कि वो पूरे विश्वास के साथ एडला की बात मान लेता है और उसके साथ चल पड़ता है। हवेली में वो क्रिसमस की शाम बहुत ही शांति से बीतती है। फेरी वाले को नहलाया जाता है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और उसके बाद सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ सोता है। वो सोफे पर लेटता है और बिना किसी डर के एक गहरी और सुरक्षित नींद में सोता है। वो सिर्फ खाने के लिए उठता है और फिर वापस सो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सालों में पहली बार उसे इतना सेफ महसूस हो रहा हो। उस घर में किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया। लेकिन सच कहूं तो ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले दिन सुबह जब एडला और उसके पिता अर्ली मॉर्निंग चर्च सर्विस के लिए जाते हैं तो वहां एक भयानक सच उनका इंतजार कर रहा होता है। चर्च में उन्हें खबर मिलती है कि एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने उनके उसी पुराने वर्कर यानी उस क्राफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लिए हैं। आयरन मास्टर को तो तुरंत लगता है कि अब तक तो उनके घर के सारे चांदी के चम्मच भी चोरी हो चुके होंगे। एडला का सिर शर्म और दुख से झुक जाता है। वो बहुत ही उदास और टूटे हुए दिल के साथ घर लौटती है। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या उस फेरी वाले ने सच में एडला के उस बेदाग भरोसे को भी तोड़ दिया? क्या वो फिर से लालच के जाल में फंस गया? सेक्शन 5 रिडेम्पशन एंड द लेटर। आत्मा का बदलाव और कहानी का क्लाइमैक्स। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, जब एडला और उसके पिता घबराए हुए घर पहुंचते हैं और अपने नौकर से उस अजनबी के बारे में पूछते हैं, तो जो जवाब उन्हें मिलता है वो सब कुछ बदल कर रख देता है। नौकर बताता है कि वो आदमी चला गया है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं चुराया, एक भी चांदी का चम्मच नहीं, बल्कि वो पूरी तरह खाली हाथ गया है और जाते जाते एडला के लिए एक बहुत ही खराब तरीके से पैक किया हुआ छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट छोड़ गया है। ये मोमेंट फेरी वाले की आत्मा में हुए एक बहुत ही गहरे बदलाव को दिखाता है। वो घर से एक चोर के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान के रूप में बाहर निकला था। फेरी वाले के कैरेक्टर में आया ये बदलाव लिटरली माइंड ब्लोइंग है। एडला से मिलने से पहले वो एक कड़वा और अकेला इंसान था जो चोरी करता था, दुनिया को एक बुरा जाल मानता था और सिर्फ जिंदा रहने के बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर जी रहा था। लेकिन एडला की दयालुता के बाद वो एक सम्मानित, ईमानदार और पश्चाताप किए हुए इंसान में बदल गया, जिसने खुद को उस कैप्टन के रिस्पेक्टेबल स्टेटस तक उठा लिया जो सम्मान एडला ने उसे दिया था। उस गिफ्ट के अंदर एक छोटी सी चूहेदानी थी और उसमें रखा था एक खत। उस पत्र के ये शब्द कहानी का असली सार हैं। ये रैट ट्रैप एक ऐसे चूहे की ओर से क्रिसमस का प्रेजेंट है जो इस दुनिया के जाल में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन के स्तर तक नहीं उठाया गया होता, क्योंकि उस सम्मान ने ही उसे खुद को इस जाल से बाहर निकालने की ताकत दी। खत के आखिर में साइन किया हुआ था कैप्टन वॉन स्टाइले। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चे सम्मान और प्यार ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, उस गिफ्ट के अंदर एक और बहुत ही अहम चीज थी, 30 मुड़े हुए क्रोनर के नोट। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ये वही 30 क्रोनर थे जो उसने उस बूढ़े क्राफ्टर से चुराए थे। उसने एडला से रिक्वेस्ट की कि वो ये पैसे उस बूढ़े आदमी को वापस कर दे। ये 30 क्रोनर इस बात का सबसे बड़ा सिंबल हैं कि उसने दुनिया के उस लालची चारे को अब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उसने लालच पर हमेशा के लिए जीत हासिल कर ली थी। और इसी के साथ ये कहानी अपने सबसे गहरे और आखिरी मैसेज पर आती है। एक इंसान के भीतर की अच्छाई को उसे समझकर और सच्चा प्यार देकर जगाया जा सकता है।
इंसान चाहे कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, अगर उसे बिना किसी स्वार्थ के दया, प्यार और सम्मान दिया जाए तो वो अपने अंदर की सोई हुई अच्छाई को वापस पा सकता है। एडला के प्यार ने एक चोर को एक कैप्टन में बदल दिया। तो जाते जाते बस यही एक सवाल दिमाग में रह जाता है, क्या आज की इस सेल्फिश दुनिया में हम भी किसी के लिए वो निस्वार्थ एडला बन सकते हैं जो किसी को उसके अपने ही बनाए जाल से आज़ाद कर सके? इसी थॉट के साथ इस कहानी को यहीं विराम देते हैं।